दोस्तों, ये जो फुटेज आप लोग यहां पर देख रहे हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं कि वो कोई ना कोई पिक्चर उस तरफ देख रहे हैं, वो कौन सी पिक्चर है? वेनेजुएला के ऊपर जिस समय राष्ट्रपति को उठाया गया, उस समय डेल्टा फोर्स ने किस तरीके से एक्शन लिया, वो सारी पिक्चर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपने डिनर टेबल के ऊपर देख रहे थे। उस समय वो अपनी पार्टी के बड़े लीडर्स के साथ में डिनर के ऊपर थे और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने ये बात कही कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूं, मैं कोई वेब सीरीज देख रहा हूं और उसके तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया जा रहा है, कोई फिल्म चल रही थी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुझे भी बड़ा अब समझ में आया कि आखिरकार अमेरिका ये करना क्यों चाहता है, आखिरकार वेनेजुएला के पीछे ये पड़ा हुआ क्यों है, और रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए इंडिया को क्यों कह रहा था कि हम लोग इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। ये सारी बातें जो है वो आज हम लोग इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। बात यह भी है कि कॉलोनियल न्यू एरा अब स्टार्ट हो चुका है। जिस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर एशियन नेशन से अपनी वेल्थ को उठाकर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जा रहा था, और उसी तरीके से आज अमेरिका जो है वो भी वेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो पुल कर रहा है कि मुझे आज सारी दुनिया के ऊपर राज करना है। तो अमेरिका का ये सडन हाइक जो है वो कभी ना कभी उसको डाउनफॉल की तरफ जरूर लेके जाएगा। बात यह है कि यूएस कैन इन्वेड वेनेजुएला, लेकिन आखिरकार अगला निशाना कौन होगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कौन होगा? ग्रीनलैंड होगा। देखिए, पहले तो मैं आपको ग्रीनलैंड के बारे में कुछ बताता हूं। एक्चुअली में जब आप लोग यूरोपियन कंट्रीज को देखोगे तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर सबसे ऊपर बहुत बड़ा एक आइलैंड नजर आएगा। हमारे पूरे विश्व के अंदर जब वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की कैपिटल है नुक, और वहां पर एस्किमो जो जनजाति है, वो जैसे इग्लू आपने देखा होगा, घरों को देखा होगा, इग्लू जो कि बर्फ के अंदर घर बनाते हैं, वो जो है एस्किमो, वो ग्रीनलैंड के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है उसके ऊपर अभी कंट्रोल्ड है डेनमार्क का। डेनमार्क अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जितने भी रिलेशंस हैं वो कंट्रोल करता है वहां से। ठीक है, और डेनमार्क का कंट्रोल पूरी तरीके से है किसके ऊपर? ग्रीनलैंड के ऊपर। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर यूएसए ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करता है, इन्वेड करता है, इसका मतलब है कि वो डेनमार्क के ऊपर इन्वेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डेनमार्क जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि दो नाटो कंट्रीज के ऊपर अब इन्वेड करने को तैयार है यूएसए, और यूएसए ने सिग्नल दे दिया है कि हम लोग ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ने वाले हैं। और अगर ऐसा किया यूएसए ने तो चाइना भी ताइवान की तरफ बढ़ जाएगा। तो डेनमार्क को एक नोटिस मिल चुका है कि वो अब सतर्क हो जाए कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डेनमार्क डजंट, यानी कि सॉवरेनिटी ओवर ग्रीनलैंड टू द यूएस। अगर मान लीजिए कि डेनमार्क को यह लगता है कि ग्रीनलैंड के ऊपर इन्वेड करना गलत है, तो डेनमार्क भी इस बात के लिए तैयार रहे कि हम लोग डेनमार्क के ऊपर भी कंट्रोल अपना कर सकते हैं। आपको पता होगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो जब खत्म हुआ था तो रशियन जो कंट्रीज थी, मतलब जो यूएसएसआर के पक्ष में कंट्रीज थी, ठीक है, उन्होंने भी अपना एक वासेनार ग्रुप बनाया, और जो अमेरिका के आधिपत्य में थे, जो कि अमेरिका की छत्र छाया के नीचे अपने सिक्योरिटी को अज्यूम कर रहे थे, उनको लगता था कि अमेरिका हमारी रक्षा करेगा, इसलिए अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया, सैनिक संगठन बनाया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसको नाटो कहा गया। 1949 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और ब्रुसेल्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। अमेरिका ने यह एश्योर किया कि नाटो के अंदर जितने भी कंट्रीज शामिल होंगे, हम उनको हमेशा एक डिफेंस, एक सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी वो देंगे। अगर किसी भी देश के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो अमेरिका जो है उनकी तरफ से लड़ेगा। ठीक है, अब यूक्रेन जो था वो नाटो में शामिल होने की मांग कर रहा था कि मुझे नाटो में शामिल कर लो, और अगर नाटो में वो शामिल हो जाता है तो अमेरिका की जो एक्टिविटीज है वो बढ़ जाएंगी, और अमेरिका खुद जो है फिर रशिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा। तो यूक्रेन को नाटो में शामिल क्यों नहीं किया गया? इससे बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता और अमेरिका और रशिया के बीच में युद्ध हो जाता, इसीलिए यूक्रेन को बाहर रखा गया। टर्की ने भी विरोध किया कि यूक्रेन को शामिल मत करो नाटो के अंदर, क्योंकि अगर नाटो के अंदर ये शामिल होगा यूक्रेन, और यूक्रेन के ऊपर अगर रशिया अटैक करेगा तो इसका मतलब है कि जो नाटो मेंबरिंग कंट्रीज है वो मिलकर रशिया के ऊपर अटैक करेंगे, इसलिए यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। लेकिन आज डेनमार्क, ग्रीनलैंड ये किसमें शामिल हैं? ये नाटो के अंदर शामिल हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो नाटो का हेड है
वो ही अपने मेंबर कंट्रीज के ऊपर अटैक करने के जा रहा है, तो फिर नाटो का क्या मतलब निकल जाता है? इसका मतलब नाटो खत्म होने के लिए जा रहा है, कोई मतलब कोई सरोकार नहीं रह गया है उसका, तो नाटो तो खत्म कर देना चाहिए। तो नाटो के मेंबर जो है वो अब ये एक सवाल उठा रहे हैं कि यार नाटो के ऊपर ही आप अटैक कर रहे हैं। इसके बाद में आप देखिए कोलंबिया, क्यूबा और पनामा, इनके ऊपर भी मिलिट्री एक्शन हो सकता है। तो जो महत्वाकांक्षाएं हैं, एंबिशन जो है वो ओवर एंबिशन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं यूएसए के। अब आपको पता होगा कि न्यू कॉलोनियल एरा जो है वो अब शुरू हो चुका है। ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया में कदम रखा था 1599 के अंदर। उस समय सबको ये लगता था कि यार एक यूरोपियन कंट्री जो है वो एशिया के अंदर जाकर क्या कुछ कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ हमारे यहां पर हुआ, आपको पता होगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की गई थी। दादा भाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी सबसे पहले प्रेजेंट की। उन्होंने कहा कि भारत का जो पैसा है, जो वेल्थ है, जो सोना है, वो ब्रिटिश लेके जा रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि बताइए कैसे जा रहा है। तो उन्होंने फिर बताया कि हमारे यहां पर कॉटन होता है, खासतौर पर वेस्ट बंगाल के अंदर। उस कॉटन को वो खरीदते हैं बहुत सस्ते के अंदर, और ब्रिटिश जो है उसको खरीदकर अपनी मशीनरी से बहुत जबरदस्त शर्ट्स वगैरह बनाते हैं, बेहतरीन जो है कपड़े बनाते हैं, और वही कपड़े हमारे ही मार्केट में लाकर बेच देते हैं। तो 10 रुपए का कॉटन खरीदा और 200 रुपए का शर्ट हमको लाकर बेच दिया, 190 रुपए का मुनाफा कमा लिया। चलो घटाकर मान लो 150 रुपए का मुनाफा कमा लिया, मतलब कॉटन हमारा, हमको ही शर्ट लाके बेच दिया, जबकि वो शर्ट हम भी बना सकते थे। तो दादा भाई नारोजी ने कहा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। तो एक्चुअली में जो ईस्टर्न नेशंस थे उनसे वेल्थ वेस्टर्न नेशंस के अंदर जा रहा था, और ब्रिटिश एम्पायर जिस तरीके से इसको क्विक हाइक मिला, उस तरीके से सडन डाउनफॉल जो है वो भी देखने को मिला था। लेकिन जब 1947 के अंदर ब्रिटिश एम्पायर यहां से खत्म हुआ, उससे पहले क्या क्या कुछ नहीं हुआ। 1919 के अंदर 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है ना, मैसेकर हुआ। तो अब आप देख सकते हैं कि जब भी कोई कॉलोनियल कंट्री का डाउनफॉल आता है तो किस तरीके से उस देश के अंदर हलचलें बढ़ जाती हैं। तो अभी तो न्यू कॉलोनियल एरा अमेरिका ने शुरू किया है। अभी तो आगे आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी तो चाइना है, रशिया है, ब्राजील है, साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, जो कि ब्रिक्स के नेशंस हैं, जो कि कंडेम कर रहे हैं यूएस के इन्वेजन को, जो कि वेनेजुएला के ऊपर हुआ है। और इंडिया ने यहां पर एक न्यूट्रलाइज स्टेटमेंट दिया है कि भाई हमको हमारी इकोनॉमी से मतलब है, हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो लफड़े हैं ना तुम्हारे तक रखो, हमको इसमें मत फंसाओ। हम जो चाहते हैं कि हम पर डे का जो ऑयल यूज करते हैं, क्रूड ऑयल, वो 5 मिलियन बैरल पर डे हम लोग यूज करते हैं। 5 मिलियन मतलब 50 लाख बैरल। और हम जो है सस्ते के अंदर ऑयल लेना चाहते हैं। हमारा मतलब तो केवल इतना है, और तुम जो करो वो तुम करते रहो, हमको इससे मतलब नहीं है। अब अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका की 2 कंपनीज है, ऑयल कंपनी एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन। ये 2 कंपनियां हैं जिनको जैसे ही वेनेजुएला के ऊपर जो ऑयल फील्ड्स हैं, जैसे ही अमेरिका का कंट्रोल हुआ, अपनी कंपनीज को कह दिया कि वहां पर जाओ और तेल निकालना शुरू कर दो, क्योंकि अमेरिका का टारगेट वही था। क्योंकि अमेरिका ये खोज रहा था कि मेरा क्रूड ऑयल खरीदेगा कौन और मेरे पास में आएगा कहां से। तो ना तो खुद के तेल के कुएं और ना कोई खरीदार, इसको पैदा किया कैसे? इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए कि तुम रशिया से ऑयल मत खरीदो, हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। क्योंकि इंडिया अगर रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा तो फिर कहां से खरीदेगा? अमेरिका से। फिर अमेरिका में कहां से आएगा? अमेरिका ने कहा, अमेरिका ने सोचा कि मैं जो है वेनेजुएला के ऊपर अटैक करता हूं, उसके जो ऑयल फील्ड्स है उसको कंट्रोल में लेता हूं, ताकि हमारा ना तो तेल होगा, है ना, और ना ही हमारे खरीदार होंगे। खरीदार भी पैदा कर दिया और क्रूड ऑयल को भी पैदा कर दिया। और मुनाफा किसने कमाया? अमेरिका ने। आप समझिए कितनी बड़ी रणनीतिक चाल जो है वो टैरिफ की आज चली गई है। तो टैरिफ की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है कि टैरिफ आखिरकार लगाया क्यों गया था। टैरिफ केवल इसलिए लगाया गया था ताकि जो भी कंट्रीज जिनको ऑयल की डिमांड होती है, क्रूड ऑयल की, उनको ऑयल सप्लाई कर सके। जैसे आज इंडिया रशिया से खरीदता है, सैंक्शंस लगा दो, है ना, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दो ताकि वो रशिया से ऑयल ना खरीद के अमेरिका से खरीदे। तो ग्रीनलैंड पर हमला मतलब नाटो खत्म होना। अब तो यह बात श्योर हो चुकी है कि ग्रीनलैंड जो है वो खत्म होने के लिए जा रहा है। ग्रीनलैंड पर आगे आने वाले समय में आप देख लीजिएगा कि ग्रीनलैंड पर अपना पूरा कंट्रोल रखेगा। और ग्रीनलैंड पर क्यों करेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ग्रीनलैंड के अंदर ऐसा क्या है जिसके पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है। आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कनाडा को भी अपना ही एक ग्रेट यूएसए जो है वो बना देगा और कनाडा को अपने अंदर शामिल कर लेगा।
तो ग्रीनलैंड की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जो है इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ग्रीनलैंड इतना खास क्यों है? 57,000 की आबादी ग्रीनलैंड के पास में है। विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। उसके बाद में पपुआ न्यू गिनी है, तीसरे पर आता है बोर्नियो, फिर आता है मेडागास्कर, है ना। ऐसे सीरियल वाइज यूपीएससी के अंदर पढ़ा जाता है। तो ग्रीनलैंड पर एक्चुअली में क्या है, सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और वहां पर भी ऑयल फील्ड जो है वो पाए जाते हैं। इसलिए डेनमार्क ने क्या किया है, डेनमार्क ने वहां पर एक कंट्रोल कर रखा है, चाहे वो डिफेंस को हो या फिर फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसके हाथ में है, डेनमार्क के हाथ में है। तो ग्रीनलैंड में अमेरिका कंट्रोल के खिलाफ बड़े पैमाने पर गुस्सा जो है वो लोग वहां पर दिखा रहे हैं। तो बात कुल मिलाकर यह है कि अमेरिका की जो महत्वाकांक्षाएं हैं जिस तरीके से बढ़ती हुई जा रही हैं, वो एक जबरदस्त हाइक जो है वो सडन एक डाउनफॉल लेके आएगा और अमेरिका को तब समझ में आएगा कि मैंने क्या कर दिया ये। लेकिन यह बात तय है कि नाटो खत्म होने के लिए जा रहा है और नाटो के अंदर जो देश शामिल हैं जो कि अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा जो है होशियार बनते थे कि हमारी तो सुरक्षा अमेरिका कर रहा है, आज उन्हीं देशों के ऊपर अटैक अमेरिका कर रहा है। उनको समझ में आ चुका है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपने सिक्योरिटी को लेकर दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद अपना इंतजाम करना चाहिए, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसलिए इंडिया ने इंडिपेंडेंट इंडिया का हमेशा से जो है समर्थन किया है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग डीप वर्क के कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। जो यानी कि सक्सेसफुल लोग हैं उनके काम करने की टेक्निक्स होती हैं, वही टेक्निक्स मैंने इसमें बताई हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि आपको पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से दूर रखेगा, और 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी बड़ा जबरदस्त है। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।